उस पूरे रूइन को ही ऑपरेट करने लगता है और कहता है अब इस पूरी जगह को मैं ही कंट्रोल करूंगा। कभी उसको थोड़ी बहुत खून की खांसी भी आती है जो कि शायद इस वजह से आ रही होती है क्योंकि उसने अपनी पावर्स का ज्यादा यूज कर लिया है। थैबरॉन भी डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। डियाब्लो कहता है रुक जाओ नहीं तो मैं अभी के अभी इस पूरी जगह का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म ऑन कर दूंगा। थैबरॉन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह का कंट्रोल तो मेरे पास था, तो फिर आखिरकार तुमने उसको मुझसे छीन कैसे लिया, वो भी एक झटके में। डियाब्लो कहता है मैंने सिंपली अपने आप को इस जगह का वाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दिया क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि एक तुच्छा सा आर्टिफैक्ट मेरी पावर्स को ब्लॉक कर दे। एक्चुअली इस आर्टिफैक्ट ने मेरी पावर को ब्लॉक ही नहीं किया था क्योंकि मेरी पावर्स गॉड तक की डिवाइन पावर्स को चीर सकती हैं, तो फिर ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन देता है कि वो आखिरकार इस जगह पर अपनी पावर्स की यूज क्यों नहीं कर पा रहा था और हम लोगों को भी उस भालू के तरीके उसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता। देन डियाब्लो बेना को पकड़ता है और एक झटके में यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस सीन चेंज होता है जहाँ पर कुछ लोग मार्कस को बता रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों को एक ही रात में ही 9 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई। मार्कस कहता है आखिर ऐसा कर कौन सकता है, वैसे सेबल कहाँ है। वो लोग कहते हैं वैसे हम लोगों में से किसी ने भी एडवाइजर सेबल को लास्ट नाइट से नहीं देखा है और हम लोग देखते हैं सेबल को जो कि एक काफी ऊंची जगह में खड़ा होता है और आसपास का नजारा देख रहा होता है। वो कहता है वो लोग आते ही होंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे आर्क बिशॉप और मार्कस के बीच में कुछ बात हो रही होती है एंड आर्क बिशॉप रिवील करता है कि उसने एप्टन के लिए कुछ डिवाइन एग्जीक्यूटर बुलाए हैं और उनके साथ एक मास्टर रैंक का नाइट भी होगा और हम लोगों को समझ में आ जाता है कि सेबल किन लोगों का इंतजार कर रहा था। वो कहता है वो लोग जब तक आएंगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। उसकी नजर होती है गॉडेस पीरो के सेंट एंड अपोस्टल पे जो कि होते हैं रिकी और एना। हम लोगों को दिखाया जाता है मरीन फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर डियाब्लो टिमोनिका के सामने खड़ा होता है और वो अपनी आंखों से साफ साफ देख सकता है कि टिमोनिका को जो भी पावर प्रोटेक्ट कर रही है वो उसकी खुद की माना है। उस माना के बैरियर में कुछ लिखा भी होता है। डियाब्लो उसको पढ़ता है। जब वो उनको आधा पढ़ता है तब उसके दिमाग में घंटी बजाती है और उसको ऐसा लगने लगता है कि उसने पहले भी इन सभी चीजों को पढ़ा है। जब वो अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालता है तब उसको याद आता है अपनी पास की मेमोरीज के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पर जो चीजें लिखी होती हैं वो डियाब्लो द्वारा लिखे गए पैराग्राफ में से कुछ पार्ट होता है और वो पैराग्राफ होता है डियाब्लो की खुद की लिखी हुई बुक का या फिर हम कह सकते हैं ग्रिमोर का। उस ग्रिमोर का नाम होता है लेवाइथन। डियाब्लो कहता है मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये सब कुछ भूल कैसे सकता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मेरे पास अभी भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूरी मेमोरीज नहीं आई हैं क्योंकि मुझे काफी लंबे समय से अननेचुरल कॉजेस के बारे में भी नहीं याद था, बट मुझे सडनली याद आ गया और यही सेम चीज लेवाइथन पे भी लागू होती है। बेना कहती है क्या हुआ मास्टर, आप काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, क्या आपने कुछ डिस्कवर किया है। डियाब्लो कहता है हाँ। वो अपने पास से बेना को एक रिंग निकाल कर देता है। बेना उस रिंग को पहन लेती है। डियाब्लो बताता है ये रिंग एक आर्टिफैक्ट है जिसको कि उसने रूइन से चुराया था। तुम इसको पहनने के बाद अपने मानव के इसके अंदर कंसंट्रेट करो। बेना ऐसा ही करने लगती है। तभी वो रिंग एक वेपन का रूप ले लेती है। बेना को ये वेपन काफी ज्यादा पसंद आता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, अब उस वेपन को उठाओ और यहाँ की पहरेदारी करना चालू कर दो। देन वो उस बैरियर को अपने हाथों से छूता है और कहता है अपने मास्टर के पास वापस आ जाओ। वो उस मानव को अपने अंदर खींचने लगता है। उसको ये करते हुए दूर से कोई देख लेता है और गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। डियाब्लो बेना को बुलाता है, बेना उस अटैक को रोको। बेना हैमर का यूज करती है और उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है लेकिन उसकी वजह से उसको भी डैमेज पहुंचा होता है। डियाब्लो कहता है ये पावर ये तो जेनिथ की है, क्या तुम भी जेनिथ की फॉलोअर हो। वो लड़की अपनी जगह से बाहर आ जाती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा। डियाब्लो कहता है तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। अब ये मत कहना कि तुम इस ऐप को प्रोटेक्ट कर रही हो क्योंकि एक तरफ तुम लोग अपने आप को गॉड का फॉलोअर कहते हो और वही दूसरी तरफ ये सब काम कर रहे हो। वो लड़की कहती है मैं नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि इस लड़के के पिंक हेयर्स हैं और ऊपर से इसके हाथों में स्लेज हैमर है और ये दोनों ही चीजों से मुझे नफरत है, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो ये कहने के साथ ही बेना के ऊपर अटैक कर देती है। बेना उसके अटैक को रोक देती है। तभी वो लड़की काफी तेजी से उसके एक पंच मार देती है जिसकी वजह से बेना को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है बट वो लड़की उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेती है। अरे यार तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। बेना उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, बट वो लड़की वापस से बेना के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और कहती है क्या बस इतना ही, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही दम है। बेना उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक करती है। हाँ ये हुई ना बात। वो लड़की उसके अटैक को वापस से डॉज कर लेती है और पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती है। देन वो बेना के ऊपर एक काफी जोरदार स्लैश मारती है। डियाब्लो ये सब देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है बेना की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई है, मुझे अपना काम छोड़कर उसको बचाना चाहिए। बेना कहती है नहीं मास्टर आप वहीं पर रुके रहिए, मैं इसको संभाल लूंगी। वो लड़की कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खराब
खराब हो चुकी है क्योंकि मैंने जगह जगह अटैक कर दिया है और तुम्हें काफी जोर से दर्द भी हो रहा है, तो फिर आखिरकार तुम करोगी क्या? इसीलिए हार मान जाओ। बेना कहती है मेरे पास इससे भी अच्छा एक प्लान है और वो ये है कि मैं अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करूं। तभी बेना अपने डार्क माना का यूज करती है और उस लड़की के ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है, कर्स ऑफ पेन रिवर्सल, जिसकी वजह से उसको जितना भी पेन हो रहा होता है वो उस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और साथ ही साथ वो अपने हैमर से उसके ऊपर एक अटैक भी कर देती है क्योंकि उसकी डार्क मैजिक ज्यादा पावरफुल नहीं है और उसका कर्ज जल्दी टूट जाएगा। वो लड़की गुस्से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है एंड बेना के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक थ्रो कर देती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट में काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं बेना वहीं पर ही ढेर हो जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही चीज चल रही होती है कि वो किसी भी तरीके से अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करे। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बच्ची, बल्कि पहले मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसको मारूंगी जिसको तुम बचाना चाहती हो। डियाब्लो कहता है क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगी? वो अपनी पावर को वापस रिगेन कर चुका होता है और उसके पास अपनी ग्रिमोर का वापस से कंट्रोल आ जाता है। वो कहता है लिवाइथन तुम्हारे रास्ते में जो भी आता है तुम उसको खा जाओ। ग्लूटनी। तभी कुछ काफी बड़े से वर्म आ जाते हैं और उस लड़की की बॉडी को डिवोर करने लगते हैं। साथ ही साथ वो जैसे जैसे उसको डिवोर करते जा रहे होते हैं वो एक एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स भी डियाब्लो को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डियाब्लो बेना से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे खुश हूँ। अब मेरे पास मेरी ग्रिमोर की भी पावर आ चुकी है, अब तुम आराम कर सकती हो। हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि अपनी बॉडी से वर्म्स को हटा देती है और दूर फेंक देती है। तभी वो लड़की अपने ऊपर एक स्पेल को कास्ट करती है, होली वॉरियर, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में आर्मर आ जाता है। डियाब्लो कहता है ओ तो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारा कंपैरिजन बिशॉप से भी किया जा सकता है। वो लड़की कहती है उस स्पेल ने मेरी काफी ज्यादा पावर सोख ली, क्या तुम भी एक डार्क मेज हो? डियाब्लो कहता है हाँ। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा सिर अपने हाथों से ही कुचलूंगी। वो ये कहने के साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। डियाब्लो कहता है सेम पिंच। वो अननेचुरल कॉजेस के गेट को खोलता है और डार्कनेस से निब्लो को वापस बुला लेता है। अराइज। निब्लो तुरंत ही उस गेटवे से बाहर आ जाता है। देखो यार ये सब देख के मुझे सोलो लेवलिंग की फीलिंग आने लगी है। क्या तुम लोगों को नहीं आई क्या? अरे यार सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। निब्लो जैसे ही आता है वो भी उस लड़की के ऊपर एक अटैक कर देता है। उन दोनों ही लोगों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो आपस में क्लैश भी करते हैं। हम लोग देखते हैं डिमोनिक के पास जेनिथ के एक और फॉलोअर आ जाता है। वो एक चीज नोटिस करता है कि डिमोनिक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसको ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। डियाब्लो कहता है क्या बात है, ये कितनी देर से हम लोगों के अटैक की एनर्जी को यूज कर रहा था। वो बंदा चौंक जाता है और कहता है तुम कौन हो? डियाब्लो कहता है तुम्हें ये सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक चुटकी बजाता और कहता है इस बेवकूफ को खत्म कर दो। तभी वहाँ पर राइजा आ जाता है और जैसा डियाब्लो ने कहा होता है वो ऐसा ही करता है। वो एक की अटैक से उसको चीर के रख देता है, बट तभी उस डिमोनिक में कुछ हलचल होती है जिसकी वजह से सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। उसके अंदर से कुछ टेंटिकल्स भी बाहर आते हैं जो कि राइजा को अटैक कर देते हैं, बट राइजा वहाँ से दूर हट जाता है। वो टेंटिकल जेनेट के फॉलोअर की डेड बॉडी को उठा लेते हैं। राइजा कहता है मास्टर ये सब क्या हो रहा है? डियाब्लो कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उसने इनफ पावर कंज्यूम कर ली है, अब हम लोग एक डीमन को धरती में पहला कदम रखते हुए देखेंगे। तभी उस अंडे में क्रैक आने लगता है। हम लोग देखते हैं निब्लो उस लड़की की फाइट बराबर चल ही रही होती है। तभी कहीं से एक डेमोनिक और आता है और उन सभी लोगों को घेर लेता है। वो और जहाँ जहाँ भी जा रहा होता है लोग उसकी वजह से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अंडर भी कपकपा रहे होते हैं। निब्लो कहता है मास्टर अब यहाँ से भाग जाइए, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की कहती है तुम अपनी चिंता करो। देन वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, बट निब्लो इस बार उसके अटैक को नहीं रोकता और बस वो यही कह रहा होता है मास्टर अब यहाँ से चले जाइए। हम लोग देखते हैं रिकी को जिसको ये सब चीजें सेंस हो जाती हैं। वो कहता है सब लोग मर जाएंगे, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम लोग उसके चेहरे पे जैसा साफ देख सकते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है अपोस्टल आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। रिकी एनो को लेकर यहाँ से जाने लगता है। मार्कस के पास भी ये बात पहुंच चुकी होती है कि मरी फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। मार्कस सारे सोल्जर्स को तैयार होने को कहता है, जल्दी आर्मी को रेडी करो, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। तभी वहाँ पर शियर्स आ जाती है जो कि कहती है फादर मुझे जिमी कहीं भी नहीं मिल रहा है, शायद से वो मरी फॉरेस्ट में गया है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को डीमन की प्रेजेंस की वजह से उसके हाथ भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं, क्योंकि डीमंस की यही इनेट एबिलिटी होती है कि उनके प्रेजेंस में जो भी उनसे कमजोर होता है उसके ऊपर डर हावी होने लगता है। हम लोग देखते हैं एजार्ड और राइजा भी काफी जोर से डर रहे होते हैं। एजार्ड के हाथ में पेना होती है। डियाब्लो सोचा होता है अगर ये मॉन्स्टर पहले अपेयर हुआ होता तो मैं वहीं पर ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास मेरा खुद का एक आर्टिफैक्ट है, द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, इसीलिए शायद से मेरे पास एक चांस है। वो एक पोर्टल को खोलता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, उतनी दूर चले जाओ जहाँ से ये डीमन का ऑरा भी तुम्हें सेंस ना कर पाए। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है,
तो क्या तुम मेरा सामना अकेले ही करोगे? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे लड़ाई करने से पहले ही हार मान गए। मुझे ऐसे ही अचानक से सम्मान होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन हम लोगों को उस डीमन की अपीयरेंस दिखती है। उसको देखकर डियाब्लो भी चौंक जाता है और कहता है, और डीमन नोबल? डीमन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि किसी इंसान को डीमन के बारे में इतना कुछ पता होगा। चलो, मैं तुम्हारी इसी बात की वजह से खुश हुआ। इसी वजह से मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर का जीवन दान देता हूँ। वैसे मेरा नाम है लाटा, मैं अंडरवर्ल्ड का एक बैरॉन हूँ। डियाब्लो सोच रहा होता है, एक बैरॉन, इसका मतलब तो ये हुआ ये कम से कम एक मास्टर रैंक पे तो होगा ही। तभी वो डीमन अपना पहला कदम बढ़ाता है। डियाब्लो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो भी डीमन का ऑरा पड़ रहा होता है उसका प्रेशर काफी हद तक दब जाता है। डीमन कहता है, ओ तुम्हारा ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो जल्दी से वो मुझको दे दो और मैं बदले में तुमको बिना दर्द की मौत दूंगा। डियाब्लो से कहता है, भाग बाहर में जा। डीमन अपनी पावर चार्ज करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पूरी पावर का यूज करना। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक जिंदा रहोगे। तभी डियाब्लो हवा में उड़ जाता है और लेवाइथन का यूज करता है। देन हम लोग देखते हैं सेबल को, जो कि फॉरेस्ट के बाहर बैठा होता है और कहता है, एक बैरॉन, हाँ ये तो 5 रैंक्स में से सबसे नीचे वाली है। इसका मतलब ये है ये सबसे कमजोर नोबल डीमन है, लेकिन फिर भी वो इतना तो ताकतवर है ही कि वो एक अच्छा खासा डिजास्टर ला सकता है। हम लोग देखते हैं हजार्ड को, जो कि फॉरेस्ट से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसको डियाब्लो की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। तभी बेना को होश आने लगता है। हजार्ड कहता है, फॉरेस्ट के अंदर एक डीमन समन हुआ है, मास्टर इस समय अभी उसी का ही सामना कर रहे हैं। बेना कहती है, या मास्टर उससे लड़ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। हजार्ड कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है और तुम किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहती हो, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके रास्ते का कांटा ही बनेंगे। बेना कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे मास्टर के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं तुरंत ही दे दूंगी और मैं अपने जान के बदले उनको थोड़ा टाइम तो दिलवा ही सकती हूँ। हजार्ड कहता है, लेकिन तुम्हारी काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस हालत में लड़ सकती हो? तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है और हजार्ड वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जगह आ जाता है बेना का स्लेज हैमर और उसी के साथ ही साथ फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है। बेना कहती है, मेरे साथ जो अंडर था वो अचानक से गायब हो गया और भी मास्टर के डायरेक्शन से एक ब्लास्ट भी हुआ है, क्या इसका मतलब कि मास्टर? देन उसको सारे डियाब्लो के एहसान याद आने लगते हैं एंड वो गुस्से में आते हुए कहती है, नहीं मास्टर। तभी